हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम MPSC 01 का टॉपिक क्लियर करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। इसमें भारत के जितने भी टाइम पीरियड्स में जितने भी अलग अलग विचारकों के हिसाब से जो भी दृष्टिकोण रहे भारत के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरह से इनका विकास होता रहा, समय समय पर इनमें परिवर्तन हुआ, इसको हम देखेंगे। तो इसमें आता है परंपरागत मूल्यों के स्रोत, जिसमें कि हम पुराने स्रोत क्या थे हमारे भारत के दृष्टिकोण के, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। फिर जो टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें बदलती रही उसको हम जानेंगे। तो आप स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखना, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर होने वाला है और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे वो सभी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपका कुछ और इस टॉपिक इस बुक का रह जाता है तो वो आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें आपके पूरे टॉपिक्स की फुल एक्सप्लेनेशन आपको दी होगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर चैप्टर में से क्या बन सकते हैं, आप किस तरह उसको आंसर कर सकते हैं, ये आपको लिखा होगा। तो ये आप हमसे ले सकते हैं। आपका चैप्टर नेम है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। इसमें सबसे पहले परंपरागत मूल्य क्या है, यानी कि जब पहले के टाइम में सबसे पहले जो है क्या चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट रखती थी, जिससे हम जो है भारत के मतलब भारत को जानते थे। तो सबसे पहले वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत की प्राचीन मूल्यों का मुख्य स्रोत है। वेद ग्रंथ जो होते हैं, यानी कि जितने भी किताबें थी, ग्रंथ थे, इसके आधार पर ही हम जो है दुनिया को जानते थे। जो पुरानी कथाएं लिखी रहती थी, जिसमें पुराण जिसे हम कहते हैं, इसके आधार पर ही हम जो है हमारी दुनिया को जानते थे। तो वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत की प्राचीन मूल्यों का मुख्य स्रोत है। धर्म ग्रंथों ने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन जैसे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को छुआ है और इन्हीं को पढ़ के हमने जो है जितने भी हमारे सामाजिक संबंध बने हैं, आर्थिक विकास किया है, हमारी राजनीति बनी है, यानी कि राजनीतिक मुद्दे जितने हमने देखे हैं, ये सब ग्रंथों से ही पहले हमने महाभारत वगैरह देखी, उसके ज़रिए आज हम जो है इसका हमारे भारत को हम जानते हैं। तो इसके कौन कौन से वेद धर्म ग्रंथ हैं वो, जैसे कि एक तो महाभारत और रामायण ही होता है, हम सब ने देखी हुई है जो कि, तो ये सब जो है इनके ज़रिए हमारे भारत का सबसे पहला यही वेद थे, पुराण थे, जिसके ज़रिए हम अपने भारत को जानते थे कि हमारे भारत का क्या अस्तित्व था, कौन कैसे लोग यहाँ पे रहते थे और क्या धर्म होने चाहिए। इन सब के हमने जो है अपने वेद पुराण से जाना था। तो उदाहरण है इन वेद पुराण के पराशर ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ धर्मशास्त्र, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ, इसमें बौद्ध धर्म भी आता है, सबसे पहला धर्म बल्कि बौद्ध धर्म ही था। और बौद्ध एवं जैन धर्म, इनके जो क्रिश्चियनों के बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ थे उनको हमने पढ़ा। महाकाव्य पढ़ा, रामायण महाभारत, पुराण धर्म कथाएँ व प्रसिद्ध राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास आदि, यानी कि राष्ट्रीय हमारी जितनी भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो भी घटनाएं थी, जैसे कि महाभारत का सबसे जो है प्रसिद्ध माना जाता है युद्ध, तो ये हमने देखा। मतलब इसके अंतर्गत ही हमने जो है भारत को जाना। तो ये थे परंपरागत मूल्यों के स्रोत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्यों या विषयों की प्रकृति, यानी कि अब किस प्रकार से इन सब चीज़ों में जो है विकास आया और इसकी हमारे विश्व दृष्टिकोण की क्या प्रकृति है। पहले हमने देखा कि भारत में हमने क्या दृष्टिकोण था, हमने ग्रंथों के आधार पे जितने भी पुराण थे या जितनी भी भगवत गीता वगैरह होती है, इनके ज़रिए हमने अपने भारत को जाना था। अब विश्व दृष्टिकोण के विकास को हम देखेंगे और इस पर परंपरागत मूल्यों का जो ग्रंथ वगैरह थे, इन सब चीज़ों का क्या असर हुआ है। तो इसके ज़रिए हम परंपरागत मूल्यों के ज़रिए हमारे विश्व दृष्टिकोण को देखें। तो इसमें सबसे पहला है मध्यम मार्ग का महत्व। मध्यम मार्ग का महत्व यानी भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत मध्यम मार्ग का दर्शन अपनाया था और भारतीय दर्शन प्राचीन काल से ही अति का विरोध रहा है। ये सब जो जितने भी फिलॉसफी बनी है, ये सब हमारे जो भी धर्म ग्रंथ थे उसके आधार पे बनी है। तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत मध्यम मार्ग का दर्शन अपनाया था, यानी कि हमें जो है अति का विरोध करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाती है, यानी अगर किसी के साथ ज़्यादा शोषण हो रहा है, उसमें अगर अति हो रही है तो हमें उससे परहेज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अति का विरोध किया गया था। भारतीय दर्शन किसी भी क्षेत्र मानव जाति से अति से परहेज करने का आग्रह करता है। मध्यम मार्ग इस बात पर भी जोर देता है कि विश्व में हो रहे अतिवाद के अंतर्गत शास्त्रों की होड़, अति सुंदर आशीर्वाद
और उपनिवेशवाद की इच्छा से रहकर सामान्य जीवन जीते हुए हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, और भारतीय दर्शन की यही परंपरा है। यानी कि हमें हमारे साथ अति होने से रोकना है, और इसके लिए हम किसी हिंसा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आदर्शवाद हमें अपनाना है, यानी कि सब चीज़ों के हमारे देश में जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें उसके साथ साथ चलते हुए ही अपनी इच्छाओं को हमें पूरा करना है। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, और हमें समाज में अति नहीं होने देना है। तो यही भारत का जो है एक भारतीय दर्शन की परंपरा थी। हमें मध्यम मार्ग का जो है महत्व अपनाया था। यहाँ पे मध्यम यानी कि बीच का रास्ता जो हम अपनाते हैं अपने जीवन जीने के लिए, यानी कि ना हमें ज़्यादा अति होने देनी है और ना ही ज़्यादा हमें शोषण सहना है। तो इसलिए हमने मध्यम मार्ग का यहाँ पे महत्व अपनाया था। दूसरा है सहिष्णुता और सौहार्दता। सहिष्णुता का मतलब होता है यहाँ पे सहना। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म चरणों, रीति रिवाजों, परंपराओं और विचारों को सहन करने की शक्ति का होना, यानी कि हम जितने भी हमारे पुराने धर्म हैं, अलग अलग सबके कल्चर हैं, संस्कृति है, तो इन सबको हम कितना सह सकते हैं, कितना उनको अपना सकते हैं, इसी को कहते हैं सहिष्णुता का अपनाना, सहिष्णुता और सौहार्दता। तो यहाँ पे हमें जो है अलग अलग रीति रिवाजों, परंपराओं और विचारों को सहन करने की शक्ति का होना सहिष्णुता कहलाता है। और सभी के साथ साथ मिलकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। वैसे कारण भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्म, जाति और नस्ल के लोग आए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब दे रखा है कि भारत ने भी सहिष्णुता अपनाया है। भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, सब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, बहुराष्ट्रीय हम भारत को कहते हैं। तो यहाँ पे सब अलग अलग जातियों के लोगों को हम जो है भारत में शरण देते हैं। कोई भी जाति का इंसान हमारे भारत में रह सकता है, जो जैसे कि अगर पाकिस्तान है वहाँ पे हर जाति के लोग नहीं रह सकते हैं। पर भारत का अगर हम अगर परंपरागत रूप से भी अगर हम देखें भारत को, तो यहाँ पे सहिष्णुता है, यानी कि हर धर्म को सहने की हमारे में ताकत है, शक्ति है, और हर धर्म को हमने अपनाया है। इसके अलावा आदर्शवाद और यथार्थवाद भारतीय दर्शन का चिंतन है, यानी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद भी हम भारत में अपनाया है। यथार्थवाद क्या होता है यहाँ पे, यानी कि यथार्थवाद के तत्व इस बात पर बल देते हैं कि राज्य को हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। यथार्थवाद क्या कहता है यहाँ पे, हर राज्य जो अपने को आपको बढ़ाना चाहता है या अपना विकास करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। यानी कि शक्ति बढ़ाने के लिए उसे अपने हथियारों को बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से वो अपनी टेक्निक्स को और अपने हथियारों को बढ़ाकर अपने विश्व का या फिर अपने भारत का विकास कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए, यथार्थवाद ये लोग कहते हैं। और आदर्शवाद क्या कहता है कि हमें युद्ध किए बिना हमें राज्य को किस प्रकार से हम शांति से रख सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। तो भारत जो है शुरू से ही आदर्शवाद और यथार्थवाद का दर्शन हमें भारत में देखने को मिला है। यह आदर्शवाद कहता है कि हमें शांति से और हर चीज़ का त्याग करके ही हमें भारत का विकास करना चाहिए। और यथार्थवाद यहाँ पे कह रहा है कि हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाकर, अपने हथियारों की होड़ों को बढ़ाकर अपने आप का विकास करना चाहिए। साम्राज्यवाद का विरोध करता है भारत हमेशा से ही, जो है साम्राज्यवाद, यानी कि जहाँ पे लोग साम्राज्य अपने बढ़ाने की सोचते हैं और उसके लिए जो राज्य है वो वहाँ के लोगों पे शोषण करती है, अपना अधिकार लगा देती है वहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं कि भारत ने हमेशा ही जो है साम्राज्यवाद का यहाँ पे विरोध किया। फिर उसके लिए भारत का चिंतन हमेशा से ही साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। भारतीय राज्यों और सम्राटों ने केवल अपने भूखंड पर ही विजय प्राप्त किया, यानी कि इन्होंने हमारे जितने भी राज्य थे, जितने भी राजा थे, उन्होंने कभी भी दूसरे देश के जो है क्षेत्रों पर अपना अधिकार नहीं किया है। हमेशा अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत वो जितने भी अपना राज्य फैला सकते थे वहीं तक उन्होंने फैलाया। तो हम जो है साम्राज्यवाद का विरोध करता है भारत। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, हमारे जो पुराण वगैरह थे, हमने इन सब को पढ़ के ही ये सब चीज़ें सीखी हैं कि हमें आदर्शवाद अपनाना है, यथार्थवाद अपनाना है और साम्राज्यवाद का विरोध करना है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है अपने परंपरागत स्रोतों से सीखी है। और परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, हमारे जितने भी पुराण, महाभारत, रामायण होते हैं, इन सब चीज़ों से हमने ये सीखा है। सकारात्मक चिंतन की प्रधानता, भारत ने शुरू से ही सकारात्मकता को अपनाया है, यानी कि हमें जो है हमेशा हर हाल में सकारात्मक रहना है और किसी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भारत क्या किया था, उसने एक अपना अलग राष्ट्र बना लिया था, जहाँ पे कि उसने शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया था, ताकि हम किसी भी जैसे कि उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ था,
आमने सामने, पर भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। उसने अपना एक अलग राष्ट्र यहाँ पे बनाया कि मैं अपना एक अलग गुट बनाऊँगा और वहाँ पे जो है हम शांति रखेंगे, हम युद्ध करेंगे ही नहीं, बल्कि जो युद्ध कर रहे हैं उनको भी हम अपनी हेल्प देंगे पर उनमें शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा इसने सकारात्मक का चिंतन अपनाया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है। यहाँ पे हमेशा से ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सारे देश मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं तो हमेशा भारत ने उसका सम्मान किया है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि शरणार्थियों की रक्षा करना। शरणार्थियों को कोई भी देश से, हमारे भारत में ये रूल है कि अगर कोई भी देश से, अलग अलग देश से लोग यहाँ पे अगर आते भी हैं अपना रोज़गार के लिए या फिर अपने देश से अगर उन्हें निकाल दिया जाता है तो भारत सबको शरण देता है, हर शरणार्थियों की यहाँ पे रक्षा करता है। तो यहाँ पे इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का यहाँ पे ये सम्मान कर रहा है, क्योंकि ये सभी को अपनाता है। युद्ध बंदियों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करता है, यानी कि और जो भी इसके साथ युद्ध करता है ये उसके साथ भी सम्मानता से व्यवहार करता है। जैसे कि इसने चीन को अपना, जब यूएनओ बन रहा था तो वहाँ पे इसने चीन को जो है अपने साथ मिलाया था और वहाँ पे इसने फिर उसके बाद भी चीन ने क्या किया था, इस पर हमला कर दिया था। तो इसलिए इसको जो है कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे जो भी हो सकता है ये वो चीज़ें भी करता है और जितने भी कानून नियम बनाए जाते हैं भारत में उसको अपनाता है। और ये सब उसने परंपरागत अपने पुराण जो थे उस सब चीज़ों से सीखा है। ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके प्रिपेयर किया था स्टूडेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट कि विश्व दृष्टिकोण में विकास में परंपरागत मूल्यों के विषयों की प्रकृति बताएं। यानी कि हमारे विश्व दृष्टिकोण जो है, परंपरागत विश्व दृष्टिकोण का परंपरागत मूल्यों से हमने क्या सीखा है या उसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ा है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने मध्यम मार्ग का महत्व अपनाया है, यानी कि अति से परहेज किया। हमने सहिष्णुता को अपनाया है, यानी कि हमने यहाँ पे हर धर्म को सहने की शक्ति हमने यहाँ पे रखी है, हर धर्म को हम अपनाएंगे। और ये सब कहाँ से सीखा है हमने? अपने परंपरागत मूल्यों से, जैसे कि वेद पुराणों से। भारत ने हमेशा से ही शांति कैसे स्थापित रखी जा सकती है इसका पक्ष लिया है। जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी भारत ने कूटनिरपेक्षता को अपनाया था, निशस्त्रीकरण को अपनाया था। निशस्त्रीकरण यानी कि हम किसी भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, और एनपीटी संधि पे भी इन्होंने हस्ताक्षर किए थे ताकि हम जो है हर मतलब और हथियारों को नहीं बनाएंगे और किस प्रकार से हम अपने देश में शांति रख सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो इसीलिए हमेशा भारत ने अपने जो उनके वेद पुराणों में लिखा था कि हमें मतलब जितनी भी अच्छे मूल्य या अच्छी बातें जो है उनकी किताबों में लिखी थी उसी को पढ़ के हमारा भारत जो कैसा देश है कि हमेशा शांति स्थापित करने की बात करता है और सभी धर्मों को अपनाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा स्टूडेंट जो भी टॉपिक आपके रह रहे हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड रहेंगे। इसकी और भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए वो उसके लिए भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।